सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि सोलेनॉइड होता क्या है। क्या होता है सोलेनॉइड? एक करंट कैरिंग वायर जिसको कि हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज कर दिया, ठीक है, इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ से कुछ आई करंट मान लिया मैंने जा रहा है, ये आई करंट ऐसे घूम के यहाँ आया, फिर वापस इससे घूमेगा ऊपर, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर इससे होता हुआ यूं जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर वहां जाएगा, फिर वापस निकल आया, ठीक है। ये सोलेनॉइड, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लो, ये साथ साथ लिखो अब। इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट of a current carrying wire, of a current carrying wire, current carrying wire of helix wound in the form of helix, ठीक है। हेलिक्स की फॉर्म में इसको वुंड कर दिया। अच्छा, यहां से यहां तक मैंने मान ली इस सोलेनाइड की कुछ लेंथ है L, यहां से यहां मान लिया इसका कुछ डायमीटर है D, ठीक है। तो ये जो L है ये इस डायमीटर D से बहुत ज्यादा होनी चाहिए फॉर अ गुड सोलेनॉइड, फॉर एन आइडियल सोलेनॉइड, ठीक है। ये लेंथ डायमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। अब मैं बोल रही हूँ ये है मेरा नॉर्थ पोल, ये है मेरा साउथ पोल, ये मुझे कैसे पता चला कि यही नॉर्थ होगा और यही साउथ होगा? तो ये तो साउथ है और ये नॉर्थ है, यहाँ से आ रहा है। थोड़ा कंसेप्चुअल बात करते हैं अपन, है ना। देखो, ये ट्रिक से याद करो, है ना, ये साउथ पोल है, ये है साउथ पोल, यहाँ एरो, यहाँ एरो, तो ये क्या है, इस तरह की, वेरी गुड। तो करंट जब जहां पर क्लॉकवाइज फ्लो करता है वो क्या बनाता है, साउथ। अब तुम इमेजिन करो, है ना, कि तुम्हारी आंखें इधर है ना, और तुम उसको इधर से देख रहे हो, है ना। तो तुम इमेजिन करो, इधर से अगर मैं देख रही हूँ इसको, तो ये ऐसे जा रहा है, इधर से देख रही हो, अरे इमेजिन करो यार, देखो यूं घूम रहा है, यूं, है ना। इसको इमेजिन करो, अब तुम यहाँ से देख रही हो और कोई करंट यूं घूम रहा है, तो ये क्लॉकवाइज है ना। तो ये साउथ पोल यहाँ बनता है जब क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। ऐसे ही बना के देख लिया करो कि साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज है, और नॉर्थ को मैं कुछ ऐसे बना दूं, है ना, नॉर्थ को कुछ ऐसे बना दिया, तो इसको ये एरो बना दो। अब ये क्या बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नॉर्थ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए मुझे यहाँ से पता चल गया नॉर्थ बन रहा है। नॉर्थ को तुम यहाँ से देखो, ठीक है, तो ये देखो ऐसे बन रहा है, इमेजिन करो इसको, हो रहा है इमेजिन। तुम इस वाले लूप को देखो, यहाँ पर करंट यूं जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। इसमें ये वाला लूप देखो, इसमें करंट यूं जा रहा है। वही तो बता रही हूँ कि अगर तुम इधर से देख रही हो ना, मान लो यहाँ है आंखें, ये आंख है ना, तुम यहाँ से देख रही हो, ठीक है, फिर तुमने देखा कि यहाँ से इमेजिन करो, अगर तुम देख रही हो यहाँ पर आंखें हैं, तो करंट यूं घूम रहा है ना, तो यूं क्या होगा, इस तरफ से मैं देख रही हूँ तो यूं क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखो साउथ क्या देता है, क्लॉकवाइज। ये कैसे पता चला, इस एरो से समझ लो ना, ये एरो यूं जा रही है मतलब ये क्लॉकवाइज है, तो साउथ बनता है। जब भी क्लॉकवाइज करंट है साउथ बनता है, जहां एंटी क्लॉकवाइज है वहां नॉर्थ बनता है, ठीक है। देख लो, हाँ बिल्कुल, आगे समझ में। यहाँ लिख देना साउथ पोल है, ये साउथ पोल बन रहा है। अच्छा, ये जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है ना, ये एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। इसका मतलब क्या है, हाँ, इसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ टू नॉर्थ पोल जाती है, ठीक है, और सोलेनॉइड के बाहर नॉर्थ से साउथ पोल जाती है, ठीक है। थोड़ी टेढ़ी हो गई, नॉर्थ से साउथ, ये सोलेनॉइड के बाहर ऐसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ, यहाँ से भी नॉर्थ से साउथ जा रही होगी सोलेनॉइड के बाहर। अंदर कैसे जाती है, साउथ टू नॉर्थ जाती है, ठीक है। मैंने अभी एक ही रिप्रेजेंट करी है पर जाती सारी है, ठीक है। तो ये किसकी तरह एक्ट करता है, बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। बार मैग्नेट में भी ऐसा ही होता है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ टू नॉर्थ होती है और बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये सोलेनॉइड है उसके बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ऑलमोस्ट जीरो होती है, बहुत कम बनती है बाहर की मैग्नेटिक फील्ड, और अंदर वाली फील्ड ही हम कंसिडर करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स लिखवा दूं, आ गया समझ में, ठीक है। तो
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाँ हाँ, magnetic field lines due to a solenoid acts like a bar magnet, ठीक है। अब लिखेंगे outside the solenoid the direction of magnetic field lines, the direction of magnetic field lines are from north to south. Inside the solenoid, the direction of the magnetic field lines are from south to north, ठीक है। अब एक और पॉइंट, outside the solenoid the तो लिख लिया, the magnetic fields are almost zero, हाँ, एक और पॉइंट लिख लेते हैं, inside the solenoid क्या हुआ, inside the solenoid the magnetic field lines are straight lines। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, अब इसका हम डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने माना एक हमारे पास सोलेनॉइड है, इससे कुछ आई करंट जा रहा है, यहाँ से कुछ आई करंट निकल रहा है, तो यहाँ कुछ साउथ पोल होगा, यहाँ कुछ नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही होगी कुछ, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ कुछ आई करंट इससे फ्लो हो रहा है, ठीक है। कुछ n नंबर ऑफ टर्न्स है सोलेनॉइड के, कुछ l इसकी लेंथ है, ठीक है। ये सब लिख ले, डेरिवेशन है ना, तो थोड़ा लेट, ये डेरिवेशन है पूरी, इसको एकदम स्टार्टिंग से तो स्टार्ट करेंगे ना अपन। लेट आई बी द करंट flowing through the solenoid L be the length and capital N be the number of turns। कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो जरूरत नहीं है, डेरिवेशन में काम नहीं आएगी इसलिए, ठीक है। तो कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। मैंने तुम्हें टर्न डेंसिटी बताई है क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बताया था, पर तुमको याद नहीं। हाँ, करंट में ही अपन ने पढ़ा हुआ है, n अपॉन एल, सॉरी स्मॉल n को अपन ने कैपिटल N अपॉन एल लिखा हुआ था। अरे जब अपन करंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे ना, उसमें V इज इक्वल्स टू NEA/ID ये सब पढ़ा था, I इज इक्वल्स टू NEA/VD, हाँ सॉरी, वो वाला पढ़ा था ना जब, तब मैंने बताया था स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, याद नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, देखना वो वाला टॉपिक घर जाके खोल के, पर यूनिट लेंथ कि एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, वो क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्न डेंसिटी बोलते हैं, स्मॉल n, ठीक है। तो यहाँ लिख रही हूँ, लेट स्मॉल n बी द
टर्न डेंसिटी, टर्न डेंसिटी, तो स्मॉल एन क्या हो गया, कैपिटल एन अपॉन एल। इसको थोड़ा साइड में लिख देती हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्न डेंसिटी, टर्न डेंसिटी। लिख लिया, लिख लिया। अब देखो, हमें अब इसका एम्पीरियन लूप बनाना है। जब तक एम्पीरियन लूप नहीं बनाएंगे तब तक हम कैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, तो हमें इसका एम्पीरियन लूप बनाना है। पर क्या हम करंट कैरिंग वायर की तरह सर्कुलर बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ये तो स्ट्रेट वायर है ही नहीं। हम सर्कुलर कब बनाते हैं, जब हमारे पास ऐसी सीधी वायर होती है, उसके अराउंड हम सर्कुलर एम्पीरियन लूप बनाते हैं। यहाँ तो स्ट्रेट वायर है ही नहीं, तो हमें ना मजबूरन रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा, ऐसा एम्पीरियन लूप हमको बनाना पड़ता है। ठीक है, इस एम्पीरियन लूप का कुछ नाम दे देते हैं, A B C D। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, लेट ABCD बी द एम्पीरियन लूप फॉर द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो लिख लो इसको, लेट, साथ साथ लिख लो, लेट ABCD बी द एम्पीरियन लूप फॉर द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। और इस एम्पीरियन लूप की कुछ जो लेंथ है इसको मैं L मान लेती हूँ। ठीक है, लिख ली ये लाइन। ठीक है, अब देखो, A B लेंथ, फिर B C लेंथ, फिर C D लेंथ और फिर D A लेंथ, तीनों में अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैं लगा रही हूँ, हाँ, बाय यूजिंग, हाँ, बाय यूजिंग एम्पेयर सर्किटल लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो मैं इन चारों लेंथ के लिए एम्पेयर सर्किटल लॉ लगा रही हूँ। पहले ए बी के लिए लगाते हैं, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वैक्टर डॉट डीएल वैक्टर फॉर ए बी, डी सॉरी, हाँ, डीएल वैक्टर। ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल वैक्टर फॉर ए बी प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वैक्टर डॉट डीएल वैक्टर फॉर बी सी। ठीक है, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वैक्टर डॉट डीएल वैक्टर फॉर सी डी प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वैक्टर डॉट डीएल वैक्टर फॉर डी ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, जो टोटल करंट उसमें फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, अब ए बी के लिए हम डायरेक्शन देखें। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट को हम खोलते हैं तो साइन आता है, कॉस आता है, कॉस आता है, मतलब हमें कॉस की वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो हमें कॉस की वैल्यू लेनी है। तो ए बी वायर के लिए अगर तुम देखो, ये लाइंस मैंने क्या बनाई है, मैग्नेटिक फील्ड बनाई है ना, तो लेंथ भी ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है, ऐसे ऐसे, तो इनके बीच में कौन सा एंगल है, 0। तो इसके लिए थीटा क्या है, 0 डिग्री है। इसके लिए देखें बी सी के लिए, देखो लेंथ ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ऐसा हमें दिख रहा है ना, तो इसके लिए 90 है, थीटा इक्वल्स टू 90 है। इसके लिए देखें हम ए डी वाले के लिए, इसके लिए ये और ये फिर से 90 हो गया, तो यहाँ थीटा क्या हो गया, 90 डिग्री। कि बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, बाहर तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैंने लिखवाया ना ये पॉइंट कि आउटसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल है, तो यहाँ इस पॉइंट पे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो यहाँ पर तो बी वैसे भी 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दो, हाँ, तो यहाँ लिख दो, नो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, बाहर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, अब लिख देते हैं इसको, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल कॉस 0 डिग्री फॉर ए बी प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल कॉस 90 डिग्री फॉर बी सी, और इसको हम डायरेक्ट 0 लिख लेते हैं, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बी डी एल कॉस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। ठीक है, कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, और ये 0 हो जाएगा 90 वाला, इसको 0 लिख लो, ये तो वैसे ही 0 था, हाँ, ये भी 0 हो जाएगा, cos 90।
इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई आ गया। तो अब बी को बाहर निकाल लो, बी हाँ इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई लिखा है ये, ठीक है। अब इस एल को, इस एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएल का एल हो जाएगा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। अब ये जो आई होता है ये टोटल करंट होता है ना, टोटल करंट होता है या आई। तो टोटल करंट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ कितने सारे टर्न्स बन रहे हैं, मैंने माना कुछ एन नंबर ऑफ, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, बिल्कुल। हम क्या करेंगे, इस करंट को एन नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिख लेते हैं सिर्फ फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड हम क्या कर देंगे, बी एल इज इक्वल्स टू एन म्यू नॉट आई, ठीक है। अब यहाँ पर इस एल को नीचे ले आते हैं, बी इज इक्वल्स टू कैपिटल एन म्यू नॉट आई, इस एल को यहाँ नीचे ले आए। तो ये देखो, अब इसको ध्यान से, म्यू नॉट को मैं पहले लिख रही हूँ और इस एन अपॉन एल को बाद में लिख रही हूँ, करंट एज इट इज। अब पीछे क्या बताया था, एन अपॉन एल को स्मॉल एन लिख सकते हैं, मतलब करंट टर्न डेंसिटी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इस कैपिटल एन अपॉन एल को मैं स्मॉल एन लिख रही हूँ और आई, म्यू नॉट एन आई, ये है हमारा फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सोलेनॉइड। लॉरेंस फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी होता है। अपन ने वो जो पढ़ा था वो था मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। अभी अपन ओवरऑल टोटल लॉरेंस फोर्स क्या हो रहा है वो देखते हैं, ठीक है। इफ अ चार्ज क्यू, इफ नहीं फॉर लिख देते हैं, फॉर अ चार्ज क्यू moving with a velocity v at a location r, at a location r at a given time t, at a given time t, in the presence of both, in the presence of both इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लग रहा है। मतलब अगर मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लिखूं तो उसको मैं एफ स्मॉल ई से लिख रही हूँ, ठीक है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगता है वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, बताओ। कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगता है, वो हाँ करते हुए ऐसे रुक गए, कि क्यू बाय आर स्क्वायर। वो तो अभी ये चार्ज है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में है, जो तुम के क्यू बाय आर स्क्वायर बोल रहे हो ना, हाँ ऐसे कैसे नहीं आता हाँ, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिखेंगे, Q इंटू ई। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी F अपॉन Q, तो उस Q को उधर भेज देंगे तो QE हो जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्स ड्यू टू क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख सकते हो, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रहे हैं उसको एफ एम लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, हाँ क्यू वी बी। अभी मैं मान रही हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है चार्ज की वेलोसिटी के लिए, इसलिए साइन थीटा 91 हो गया, ठीक है। ये दोनों मेरे पास आ गया। तो अब ये चार्ज के पास क्या है, लॉरेंस फोर्स, मतलब चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो नेट फोर्स कितना हो गया, एफ ई प्लस एफ एम, ठीक है। तो एफ नेट कितना हुआ, इसको प्लस करो, क्यू ई प्लस क्यू वी बी, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, क्यू कॉमन आ रहा है, ई प्लस वी बी, ठीक है। इसको हम वेक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं, ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है।
ये हमारा हो गया एफ नेट। ये एफ नेट क्या है हमारा? लॉरेंस फोर्स। ये क्या है हमारा? लॉरेंस फोर्स। ठीक है, लॉरेंस, ये जो फोर्स है ये एक साइंटिस्ट था H.A. लॉरेंस, उसने दिया था, तो उसके नाम पे लॉरेंस फोर्स नाम है। अब मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड का भी पढ़ेंगे। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, देखो मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो मान लो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये कुछ चार्ज पार्टिकल है Q, ठीक है, मैंने माना इसको मैंने कुछ वेलोसिटी दी v, तो ये स्क्रीन पर एकदम सीधा स्ट्राइक करेगा अगर इस पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, अब मान लो मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मूव करती है? पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। ये टेढ़ा बना है, इसका मतलब ये नहीं है टेढ़ा है, वो सीधी ही लाइन से, ठीक है। तब क्या होगा? वैसे तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता, ठीक है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव की तरफ डेविएट करेगा और ऐसे इसका पाथ हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से इसका पाथ हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें इसका पाथ क्या हो जाता है? डेविएट हो जाता है, जिस पाथ में जा रहा है वहां नहीं जाएगा। अब मान लो इसकी कुछ वेलोसिटी थी v, ठीक है, ये कुछ v वेलोसिटी से यहाँ डेविएट कर रहा है, ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी है कुछ v। x एक्सिस में मान लिया ये कुछ डिस्टेंस x ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इसकी कुछ वेलोसिटी थी v, तो x एक्सिस में नॉर्मल जो तुम्हारी कांस्टेंट वेलोसिटी वाली कंडीशन होती है वो आएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी वाली कंडीशन। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखते हैं? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस x एक्सिस के लिए इतनी कंडीशन है इसकी, ठीक है। और y एक्सिस के लिए, y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रही है, तो जितना फोर्स लग रहा है y एक्सिस में लग रहा है, तो F इज इक्वल्स टू QE, ये फोर्स y एक्सिस में लग रहा है तभी ये y एक्सिस में मूव कर रही है, ठीक है। अब देखो इसमें हम लगा रहे हैं y एक्सिस के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, एक हमने 3 इक्वेशन पता है हमें, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, हाँ, हम ये वाली इक्वेशन यूज करें, ठीक है। हमें चाहिए कितना डिस्टेंस y में ट्रेवल किया, तो मैं s की जगह लिख रही हूँ y, क्योंकि मुझे y का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और चार्ज पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन पढ़ाया हुआ है तुम्हें, ये जो फोर्स है ये मास इनटू एक्सेलरेशन होता है और ये QE होता है, तो एक्सेलरेशन QE अपॉन m हो जाएगा, तो इस एक्सेलरेशन की जगह QE अपॉन m लिख सकते हैं। और देखो y एक्सिस में ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि मैंने तो इसको सामने फेंका है, y एक्सिस पे तो मैंने इसको फेंका ही नहीं है, ठीक है, तो y एक्सिस के लिए वेलोसिटी जीरो, y एक्सिस में तो हमने दी ही नहीं, हाँ, तो ये पूरा तो हमारा जीरो हो जाएगा। फिर हाफ a की जगह हम लिखेंगे QE अपॉन m, और टाइम की जगह देखो यहाँ से t निकालेंगे हम, t इक्वल्स टू x, इसको यहाँ पुट कर देंगे x अपॉन v का होल स्क्वायर, ये हो गया QE x स्क्वायर अपॉन 2m v स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी, इसको हम ट्रेजेक्ट्री भी बोलते हैं, y एक्सिस में इस, हाँ, y एक्सिस में इसने इतना, ये रिलेशन है, क्या बोलते हैं, ये क्या है x, हाँ, x और y के बीच में रिलेशन, कभी कभी पूछ लेते हैं x और y के बीच में रिलेशन क्या है व्हेन मोशन ऑफ अ चार्ज, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक, तो ये रिलेशन तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो इसमें एक चीज हमें दिख रही है कि y x स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, और ये इक्वेशन किसकी होती है? पैराबोला की होती है, पता है? नहीं पता, हाँ, ये ग्राफ है ना, ये ऐसा पैराबोला होता है, ये पैराबोला ऐसी कंडीशन में बनता है जब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो, ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी, ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आती है तभी पैराबोला बनता है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये पैराबोलिक पाथ, मतलब इस तरह का पाथ फॉलो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। हेलिक्स किस में करता है? मैग्नेटिक फील्ड। पर इसके लिए लिखना है कि दिस
इक्वेशन denotes parabolic equation. So the charge will follow parabolic path. Parabolic path. बस इतना लिख लो. फिर अपन कल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, फिर फोर्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, और फिर पैरेलल करंट कैरिंग वायर पे जो फोर्स लगता है वो पढ़ेंगे. फिर वो 4 टॉपिक और बचे हैं, फिर खत्म हो जाएगा.